नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ कि जो FMEA VDA का जो फर्स्ट एडिशन है उसके क्या 7 स्टेप्स हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसका पर्पज़ क्या है, इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली FMEA होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो FMEA बेसिकली एक टीम ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव और एनालिटिकल मेथड है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और मिटिगेट करते हैं कि जो टेक्निकल रिस्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। FMEA का एक और बहुत बात इंपॉर्टेंट है कि ये बिफोर द इवेंट है, आफ्टर द इवेंट नहीं है। यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रोसेस का डिज़ाइन कर रहे हैं या इनफैक्ट अगर हम टूल का डिज़ाइन भी कर रहे हैं तो उसको करने से पहले हमें FMEA को बनाना है, चाहे वो प्रोडक्ट FMEA हो चाहे वो प्रोसेस FMEA हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने की है FMEA में कि कैसे पता लगे कि FMEA इफेक्टिव है या नहीं है। तो जब भी हम FMEA बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले हमें जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है उसका डाटा हमें इकट्ठा करना है, और जब FMEA को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तब हमें देखना है कि क्या गैप इसके बीच में रहा और क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो ये बहुत क्लियर कट इंडिकेटर है इस बात का कि जो हमारा FMEA है वो इफेक्टिव नहीं है। तो जो AIG और VDA का जो फर्स्ट एडिशन है जो जून 2019 में आया, इसमें इन्होंने पिछले वर्जन के कंपेरिजन में देखा जाए तो 7 स्टेप में सब कुछ डिफाइन किया है। जो पहला स्टेप है वो है विद रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग, जो दूसरा है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस, तीसरा फंक्शन एनालिसिस के बारे में बात करता है, चौथा फेलियर एनालिसिस के बारे में बात करता है, जो पांचवा है वो बात करता है रिस्क एनालिसिस के बारे में, जो छठा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमाइजेशन, और जो 7वां स्टेप है वो बेसिकली एक्चुअली में कोई एक्टिविटी अलग से नहीं है बट वो ओवरऑल बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अगर हम ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम पाएंगे जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप है, इसको बोला जाता है कि ये बात कर रहा है सिस्टम एनालिसिस के बारे में, और जो स्टेप 4, 5 और 6 है वो बात करता है फेलियर एनालिसिस और रिस्क मिटिगेशन के बारे में, और जो स्टेप 7 है वो बात करता है रिस्क कम्युनिकेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 से, जो कि है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो यहाँ पर 5 की ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जिसके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो इस बात को अंडरस्टैंड करने में है कि ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये किस बारे में है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा इसका कस्टमर है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी बाउंड्रीज़ हैं, उन सबको अंडरस्टैंड करना है। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो 5T के बारे में बात करता है, इंटेंट, टाइमिंग, टीम, टास्क और टूल। जब हम इन 5 चीज़ों का ठीक से आंसर करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है प्लानिंग करना FMEA को। जो तीसरा स्टेप है वो बात है विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्रीज़, कि इस FMEA की बाउंड्री क्या है, क्या हम प्रोडक्ट FMEA की बात कर रहे हैं, प्रोसेस FMEA की बात कर रहे हैं, टूल FMEA की बात कर रहे हैं, या हमारा जो FMEA है वो किस पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो बाउंड्रीज़ के बारे में बात होती है। जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो इस बारे में है कि क्या आइडेंटिफिकेशन रहेगी बेसलाइन FMEA के बारे में। हो सकता है कि कंपनी के पास एक जेनरिक FMEA हो या मे बी कंपनी ने पहले से कोई FMEA बना के रखा हो, वो भी एक इनपुट हो सकता है। प्लस यहाँ पर हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि पिछले क्या लेसन हमने लर्न किए थे, और वो जो लेसन हमने लर्न किए थे इसके अलावा जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो हेडर की बात होती है जहाँ पे हम FMEA नंबर, CFT का नंबर, डेट, रिव्यू डेट, वो सब जो डालते हैं वो सारा काम इसके अंदर आता है। और जो 5वां ऑब्जेक्टिव वो बेसिकली एक इनपुट है स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, कि अगर हमने स्टेप 1 ठीक से किया है तो स्टेप 2 ठीक से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, जो बात करता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, और ये एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ पर 6 की स्टेप्स हैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो पहला स्टेप है वो बेसिकली ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या प्रोडक्ट है और क्या प्रोसेस, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की जाती है स्ट्रक्चर एनालिसिस में। देन इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं जो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के जो अलग अलग स्टेप्स हैं, जो उनके इंटरफेस हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके लिए अक्सर हम प्रोसेस फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर ट्री और बाउंड्री डायग्राम इस्तेमाल भी करते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के इनपुट लेना, और उसके बेसिस पर ही ये ठीक से हो पाता है।
देन जो उसका अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें इसमें अंडरस्टैंड करना है कि जो हर स्टेज में क्या इंटरफेस है और क्या लॉजिस्टिकल एलिमेंट है इस प्रोसेस में, जिसको हमें अंडरस्टैंड करके इस काम को करना है। जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है वो इस बात को समझना है कि अगर हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस ठीक से किया तो जो अगला स्टेप है फंक्शन एनालिसिस, वो हमारा ठीक से हो जाएगा, स्टेप नंबर 3। और जो मैं चेंज की बात कह रहा था, वो चेंज ये है कि पहले हम सिर्फ प्रोसेस स्टेप लिखते थे, अभी प्रोसेस स्टेप की जगह हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। वो जो 3 पार्ट में जो सेंटर में है वो प्रोसेस स्टेप है, जो फोकस एलिमेंट भी जिसको हम बोल देते हैं। जो लेफ्ट में बोलेंगे सीरियल नंबर 1, वो बात करता है प्रोसेस या प्रोडक्ट के आइटम के बारे में। और जो स्टेप नंबर 3 है वो बात करता है प्रोसेस के वर्क एलिमेंट के बारे में, जहाँ पे हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं कि किसका किससे क्या इंटरेक्शन है। इसको अगर आसान भाषा में बात करो, इस पेन से समझा जाए, जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ इंटेंट ये होता है कि ये जो पेन है, इसका जो रिफल है, इसका इसके साथ अलाइनमेंट कैसा है, इस नीचे वाली बॉडी का इसके साथ अलाइनमेंट कैसे है, यहाँ पे जो थ्रेडिंग हो रही है इसका अलाइनमेंट कैसे है, और यहाँ पर जो कवर लग रहा है इसकी अलाइनमेंट कैसे है। ये सारी जो बातें हैं ये सब स्ट्रक्चर एनालिसिस की बातें हैं। जो थर्ड स्टेप है वो बात करता है फंक्शन एनालिसिस के बारे में, यानी कि अब हम ये बात करते हैं कि इस पेन में जो हमने अभी बात की थी कि ये फिटमेंट किस तरह की, अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि इस पेन का फंक्शन क्या है। से फॉर एग्जांपल इस कैप का क्या फंक्शन है इसके साथ, कि इसकी फिटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, या ये जो निब है ये इसका रंग क्या होना चाहिए, नीले रंग का, पीले रंग का, काले रंग का, किस रंग से चलना चाहिए, या इस पेन की लाइफ कितनी होगी, ये 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, 10,000 घंटे चलेगा, कितना चलेगा, ये इसका फंक्शन है जिसके बारे में बात की जा रही है। इसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन सबको मैं एक एक करके शेयर करता हूँ। जो इसका पहला स्टेप है वो बात करता है प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्रोडक्ट को करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन, और यहाँ पे हमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफाई करना है, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। और फंक्शन एनालिसिस करते हुए हमें पी डायग्राम का, पैरामीटर डायग्राम बोलते हैं इसे, और फंक्शनल डायग्राम जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है उसका हम यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो क्या है। और जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो आउटपुट है उसके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या फंक्शन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। देन जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये बात समझना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या करना चाहिए, और अगर वो नहीं करेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हम फंक्शन एनालिसिस को ठीक से डिफाइन करते हैं, जो अगला चौथा स्टेप है फेलियर एनालिसिस, वहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, स्ट्रक्चर एनालिसिस की तरफ फंक्शन एनालिसिस में भी मेजर चेंज है। यहाँ पर भी 3 स्टेप में हम बात कर रहे हैं। जो सेंटर है वो फोकस एलिमेंट है कि एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है, और जो अगर हम लेफ्ट में देखेंगे सीरियल नंबर 1, वहाँ बात करता है नेक्स्ट हायर लेवल के बारे में कि उसका फंक्शन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और जो स्टेप नंबर 3 है वहाँ बात करता है नेक्स्ट लोअर लेवल फंक्शन और उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक बार इसको हम ठीक से समझ लेते हैं तो बहुत आसान होता है फंक्शन एनालिसिस के बारे में ठीक से आइडेंटिफाई कर पाना। अब आता है स्टेप नंबर 4 जो बात करता है फेलियर एनालिसिस के बारे में। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ सिमिलर है जैसा कि FMEA के 4th एडिशन में था, एक्सेप्ट कुछ माइनर चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो बात करता है फेलियर चेन के बारे में। जब हम फेलियर चेन की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 बातें आती हैं, फेलियर मोड, फेलियर कॉज और फेलियर अफेक्ट। जब हम फेलियर मोड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि किन किन तरीक़ों से कोई भी हमारा प्रोडक्ट या प्रोसेस फेल हो सकता है। जब हम फेलियर अफेक्ट या FE की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उस फेलियर का। और जब हम फेलियर कॉज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या कारण हो सकता है जिस कारण से ये फेलियर होगा। और एक बार जब फेलियर चेन हमारा ठीक से आइडेंटिफाई हो जाता है तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, सप्लायर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके इनपुट के बेसिस पे ये काम ठीक से हो पाता है। और जो भी हम फेलियर एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के फेलियर हैं और जो फंक्शन एनालिसिस के फेलियर हैं, स्टेप 2 और स्टेप 3, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब फेलियर एनालिसिस की बात हम ठीक से समझ लेते हैं तो उसके बाद स्टेप नंबर 5 आता है जो कि बात करता है रिस्क एनालिसिस के बारे में। ये भी ब्रॉडली देखा जाए काफ़ी कुछ सिमिलर है एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस, जहाँ पे हम RPN की जगह हम AP की बात करें, यानी कि एक्शन प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की फेलियर एनालिसिस के बारे में, तो उसके जो 7 स्टेप्स हैं उसमें जो पहला स्टेप है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ जो भी हमें रेटिंग प्रोवाइड करनी है कि क्या रेटिंग पॉसिबल हो सकती है एग्जिस्टिंग एंड प्लान्ड कंट्रोल्स की और उनके बारे में जो फेलियर हो सकते हैं उसके बारे में।
देन हम असाइन करते हैं कि क्या प्रेजेंट प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हमारे पास हैं, क्या डिटेक्टिव कंट्रोल आज के टाइम में हमारे पास हैं विद रिस्पेक्ट टू फेलियर कॉज और फेलियर इवेंट। देन इसके अलावा हम जो रेटिंग देते हैं सिवेरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की, उसके बारे में बात करते हैं। जब हम सिवेरिटी की बात करते हैं तो बेसिकली वो फेलियर अफेक्ट से उसका लिंक है। जब हम अकरेंस की बात करते हैं तो वो फेलियर कॉज से उसका लिंक है। और जब हम डिटेक्शन की बात करते हैं तो वो फेलियर कॉज और फेलियर मोड, इन दोनों की बात करता है। और अगर हम रेटिंग की बात करें तो तीनों में ही सिवेरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन में रेटिंग 10 से 1 रहती है, जैसे कि पिछली बार थी, लेकिन उसके अंदर कुछ माइनर चेंजेस भी किए गए हैं। और यहाँ पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, सप्लायर की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे हमें इसको करना है। और जो लास्ट स्टेप इसके अंदर आता है वो एक्शन प्रायोरिटी का आता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया थी। पहले रिस्क प्रायोरिटी नंबर होता था सिविरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन को कैलकुलेट करके, बट अभी न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्जेक्टिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया और उसकी एक अलग से टेबल बन गई है। और एक्शन प्रायोरिटी के 3 स्टेप बनाए गए हैं, प्रायोरिटी हाई, प्रायोरिटी मीडियम और प्रायोरिटी लो। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का एक्शन लेना है। जो स्टेप नंबर 6 है वो है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। यहाँ भी ब्रॉडली देखा जाए काफ़ी कुछ पिछले की तरह ही है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को और डिटेल में लिखा गया है। तो जो की ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन के आते हैं उनके बारे में आपसे बात करता हूँ। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस, कि क्या एक्शन हमें लेने हैं जिस तरीके से हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकें विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। देन यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट डेट की बात करते हैं कि कब तक हमें कोई काम पूरा करना है और कौन इसको करेगा। देन हम ये भी डिसाइड करते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होगी और कैसे उसको मॉनिटर किया जाएगा और किस तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस को देखना है। देन एक बार जब वो इफेक्टिवनेस को हम मॉनिटर कर लेते हैं, देन उसके बाद हमें रिस्क को दोबारा चेक करना है कि अब वो रिस्क की स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे सिविरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की रेटिंग की बात दोबारा आ जाती हैं। और यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का इनपुट, जो सप्लायर का इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ठीक से उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर सकें। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्शन हमें यहाँ प्लान करने हैं वो इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए, यानी कि हमें कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लेना है जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है थिंग्स गॉन रॉन्ग, कि क्या क्या पॉसिबल फेलियर हो सकते थे या हुए हैं, उनको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। और रेगुलरली हमें इसको रिव्यू और अपडेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 7 पे, रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली में देखा जाए ये कुछ नहीं है, बट एक समरी है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 6 की, कि किस तरीके से हमें ओवरऑल एफएमए की सारी रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट को एस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एफएमए। तो ये है स्टेप नंबर 7। अब बात करते हैं कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में। जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज इंडस्ट्री में वो तो यही है कि कितने लोग या कितने सीएफटी को क्लैरिटी है स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 7 तक। क्योंकि अगर उन्हें इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो जो भी एफएमए बन रहा है वो कभी भी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। जो दूसरा की चैलेंज है वो ये है कि जब भी हम एफएमए बना रहे हैं तो क्या हम इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि क्या हमारा एफएमए एक लाइव डॉक्यूमेंट है। ऐसा तो नहीं एक बार बनाया और भूल गए, और समय समय पे जो भी चेंजेस एफएमए के अंदर आ रहे हैं, जो भी प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आया, जो कस्टमर कंप्लेंट आई, रिजेक्शन आई, क्या उसके बेसिस पे हम एफएमए को अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, कैसे पता लगता है कि एफएमए इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए क्या हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, और बाद में क्या हम उसको मेज़र करके देख रहे हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी आई या कितनी नहीं है। सो अगर मैं समरी करूं, बेसिकली मैंने बात की एफएमए क्या है, जो 7 की स्टेप्स हैं उसके बारे में आपसे बात की और उनको डिटेल में आपको बताया, और लास्ट में मैंने बात की आपको विद रिस्पेक्ट टू द की इंडस्ट्री चैलेंजेस। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा, और यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि एफएमए का जो EIG वीडियो का जो फर्स्ट एडिशन है वो किस तरीके से ओवरऑल डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू एफएमए 4th एडिशन। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग मिलेगा आपको, वहाँ पे और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल है आपके लिए, तो अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।